आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो आवेश सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश कोई भी पदार्थ जो होता है उस पदार्थ का एक गुण होता है जो हमें बताता है कि इससे हमें पता चलता है कि ये आवेश जो होता है वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब जैसे हम कहें कि आवेश देखा है क्या किसी ने, तो हम सभी लोगों ने आवेश को देखा है। छोटे बच्चे जैसे हम लोग छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोग खेल करते थे, कागज़ के टुकड़े जैसे कर लिए और उसे हम बालों को कंघी में जब रगड़ते हैं तो कंघी को अगर हम बालों मतलब लेके जाएं कागज़ के टुकड़ों के पास तो कागज़ के टुकड़े उस कंघी में चिपक जाते हैं। तो ये आवेश ही है। या देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि कुछ रेशमी कपड़े होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। जब उन्हें हम हटाते हैं तो किर्र की आवाज़ सी आती है। या फिर जैसे बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो ये आवेश है। एक और होता है, जैसे एक खेल और किया होगा, किसी ने किया है या नहीं किया है। फाइबर की कुर्सी पर अगर किसी बच्चे को बैठा दिया जाए और पीछे से अगर उस कुर्सी पर तौलिए को हम करें मारें और उस बच्चे की उंगली को कुछ देर बाद छुएं तो उसमें क्या होता है, कुछ करंट सा लगता है। तो ये सब आवेश है। अब हम यहाँ पर आवेश के बारे में और भी कुछ जानेंगे। तो हमने जान लिया कि आवेश क्या होता है, आवेश को सबने देखा है। जैसे हम कहें हम जो मार्कर लिए हैं, क्या इस मार्कर में आवेश है? तो कुछ बच्चे असमंजस में पड़ जाएंगे, इसमें आवेश है, कुछ कहेंगे नहीं है। तो आवेश क्या है, सारी वस्तुओं में है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में आवेश है। क्योंकि हम केमिस्ट्री में फिजिक्स में सारी चीज़ों में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु की संरचना के बारे में हमने जाना है कि परमाणु में बीच में नाभिक होता है यानी भारी भाग होता है, जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये परमाणु की संरचना होती है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु की संरचना के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया कि इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इन सब पर आवेश अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से एक प्रोटॉन पर आवेश देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 और उसी तरह से अगर प्रोटॉन पर आवेश देखा जाए तो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से यदि न्यूट्रॉन पर आवेश देखें तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 यानी उदासीन। तो हमें पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और इन सब पर आवेश होता है। तो जब कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और उन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उन पर आवेश होता है, तो फिर इस पदार्थ पर भी क्या होगा, आवेश होगा। लेकिन कोई भी प्रकृति में जो पदार्थ पाया जाता है उस पर जितना धन में आवेश होता है उतना ही ऋण में आवेश होता है। इस प्रकार पदार्थ कैसा हो जाता है, कोई भी परमाणु या पदार्थ वो उदासीन हो जाता है, क्योंकि जितना उस पर धन में आवेश होगा उतना ही ऋण में आवेश होगा, तो कुल आवेश हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी परमाणु की संरचना से, जैसे यहाँ पर हम एक कोई परमाणु की संरचना बनाए, यहाँ पर हमने बना दिया एक सोडियम का परमाणु ले लिया 11Na23। इस तरह का एक ये सोडियम का परमाणु है। अगर इस हम सोडियम के परमाणु में देखें तो सोडियम के परमाणु में देखा जाए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, ये सब हम 9th और 10th में पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी पदार्थ का जो भी मतलब कोई भी परमाणु का जो भी परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो यहाँ 23 में से 11 घटाएंगे यानी हो जाएंगे न्यूट्रॉन 12। अब हमने यहाँ पर देखा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके शॉर्ट में हम लिख सकते हैं -E से, यानी E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और माइनस लगाए तो आगे माइनस। इसी तरह से प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा +E और न्यूट्रॉन पर आवेश हो जाएगा 0। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E होता है। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश हो जाएगा -11E। इसी तरह से एक प्रोटॉन पर आवेश +E होता है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है तो आवेश हो जाएगा +11E। इसी तरह से यदि देखें एक न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है तो 12 न्यूट्रॉन है तो उस पर आवेश हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर हमने सोडियम का परमाणु लिया था, तो उस सोडियम के परमाणु पर अगर हमने आवेश देखा तो यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम के परमाणु पर जितना ऋण में आवेश है उतना ही धन में आवेश है। इस तरह से यदि कुल आवेश देखा जाए तो कुल आवेश पूरा मिलाकर जो आवेश होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात उदासीन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सोडियम का जो परमाणु है वो कैसा है, उदासीन। सोडियम के परमाणु के अलावा हम अगर और भी कोई परमाणु लेने, मान लो नाइट्रोजन का ले लिया, इसमें भी देखें तो इसमें यदि इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। प्रोटॉन की संख्या देखी जाए तो प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ का परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और परमाणु भार में से यदि परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाती है। अब इन सब पर अगर आवेश देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, तो 7 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -7e। इसी तरह से एक प्रोटॉन पर आवेश +e, तो 7 प्रोटॉनों पर आवेश +7e। और न्यूट्रॉन पर आवेश तो 0 होता है, तो पूरा कुल मिलाकर न्यूट्रॉनों का आवेश 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन के परमाणु पर भी जितना ऋण में आवेश है उतना ही धन में आवेश है। इस तरह से कुल आवेश कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हमने दोनों परमाणुओं के लिए देखा कि परमाणु पर जितना ऋण में आवेश होता है उतना ही धन में आवेश होता है। इस तरह से कुल आवेश होता है 0। कोई भी परमाणु ले सकते हैं XYZ, जितने भी परमाणु हैं सबके लिए अगर हम निकालेंगे तो इसी तरह से निकल के आएगा। अब हमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर अगर आवेश को उत्पन्न करना है तो वो हम आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। आवेश को उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना होता है। जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे हम लोगों ने धातु और अधातुओं में पढ़ा है, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। यहाँ पर तो हम केवल एक तुम लोग को मतलब सपोज डेट मान के बता दे रहे हैं कि जैसे ये दो परमाणु हैं, इन पर हमें आवेश उत्पन्न करना है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे। जब इन दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो हमने एक सोडियम का दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु लिया, जरूरी नहीं है कि दोनों से मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या पहुँचते हैं, ये धातु अधातु से होता है। यहाँ पर हमने दो परमाणु ले लिए, सोडियम का और नाइट्रोजन का, ये मतलब सपोज उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर हमने जब ये दोनों परमाणु लिए, इन दोनों को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि सोडियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ से सोडियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर 11 थे तो बचेंगे 10, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो नाइट्रोजन ने ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है हमें -e होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश हो जाएगा -10e। इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 थे लेकिन एक इसने ले लिया तो हो गए इस पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -8e। अब यदि इस पर कुल आवेश देखा जाए सोडियम के परमाणु पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश अब -11e से बदलकर हो जाएगा -10e। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -10e, प्रोटॉन पर +11e, न्यूट्रॉन तो 0 है। तीनों को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, तो कुल आवेश पूरा निकल के आएगा +e। इसी तरह से नाइट्रोजन पर देखा जाए तो आवेश पहले इलेक्ट्रॉनों पर -7e था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो इस पर आवेश हो गया -8e। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -8e, प्रोटॉन पर +7e और न्यूट्रॉन पर तो 0 है। कुल आवेश अगर देखें तो तीनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से पूरा कुल आवेश निकल के आएगा -e। तो पहले आवेश तो इस पर 0 था, इस पर भी 0 था। जब दोनों को आपस में रगड़ा तो रगड़ने से एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, जिससे आवेश इस पर आ गया +e और इस पर आ जाता है -e। अब मान लो सपोज डेट एक ही जगह यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो यहाँ पर यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो 11 से बचेंगे 9, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 7 थे, 2 इसने ले लिए तो इस पर हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर -9e, और इस पर भी 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस पर आवेश हो जाएगा -9e। अब कुल आवेश देखने के लिए इलेक्ट्रॉन पर -9e हो गया, प्रोटॉन पर तो +11e है और न्यूट्रॉन पर 0 है। तीनों को यदि ऐड कर दें तो -9e और +11e, यानी हो जाएगा +2e। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन पर -9e है, प्रोटॉन पर तो +7e है और न्यूट्रॉन पर 0 है। तीनों को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा आवेश -2e।
इसी तरह से यदि 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉनों का निकल जाए, 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए, तो जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 11 से 3 इलेक्ट्रॉनों का निकल रहे तो बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई है, तो 8 पर हो जाएगा -8 ही। यहाँ पर 3 निकलेंगे यहाँ से तो 3 इस पर पहुँचेंगे, तो 7 थे तो 7 से 3 जब पहुँच जाएंगे तो हो जाएंगे 10। जब इस पर 10 हो जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो आवेश हो जाएगा इस पर इलेक्ट्रॉनों पर -10 ई। कुल आवेश देखने के लिए इलेक्ट्रॉन का आवेश तो -8 ही, प्रोटॉन का आवेश +11 ही, न्यूट्रॉन का 0। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो -8 ही और +11 ये तो 0 है, तो -8 +11 यानी हो जाएगा +3। यहाँ देखा जाए -10 ही और +7 ही यानी हो जाएगा -3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो आवेश आया था इस पर +E और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा था तो आया था -E। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो आवेश आ गया +2E और -2E। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो आवेश आया +3E और -3E। मान लो इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो आवेश आ जाएगा +4E और -4E। 5 निकल जाएं तो +5E और -5E। अगर n निकल जाएं तो +Ne और -Ne। तो कोई भी वस्तु से यदि n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर +Ne आवेश आता है और n पहुंच जाते हैं तो आवेश आता है -Ne। n मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 निकलेगा तो n का मान 1 हो जाएगा, 2 निकलेगा तो 2, मतलब n हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। और E तो यहाँ पर हम देखो E जो रख रहे थे वो E का मान कितना था 1.6 × 10⁻19 कूलम। अर्थात जो E होता है वो E इकाई आवेश या सबसे छोटा आवेश होता है, इससे छोटा कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर हम E का मान और n का मान रखकर कोई भी वस्तु पर आवेश निकाल सकते हैं। तो हम एक चीज यहाँ पर और समझ पा रहे हैं कि जो सोडियम का परमाणु था इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और जबकि नाइट्रोजन का जो परमाणु था उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। तो जिस सोडियम के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो इन पर आवेश आ रहा था प्लस में, जबकि नाइट्रोजन के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे तो इन पर आवेश आ रहा था माइनस में। तो हमें यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर आता है धनावेश और जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उन पर आता है आवेश ऋणावेश। हम एक तरह से और समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम किसी से रुपए उधार ले लें तो जिसने रुपए उधार लिए हैं तो जो इसने लिए होंगे वो ऋणी हो जाएगा और जिसने दिए होंगे वो धनी हो जाएगा। तो लेने वाला हमेशा ऋणी होता है और देने वाला हमेशा धनी होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जब इसने दिए हैं तो ये धनी होगा और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये कर्जदार यानी ऋणी हो गया, तो इस पर आवेश आ जाएगा ऋणी। ये भी याद करने का एक तरीका है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होती है और जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त पहुंच जाते हैं वो वस्तुएं ऋणावेशित हो जाती हैं। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि कोई भी वस्तु से यदि n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर आवेश आएगा +Ne और किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उस पर आवेश आएगा -Ne। n इलेक्ट्रॉन संख्या होती है और E इकाई आवेश होता है। यहाँ से एक चीज और हम समझेंगे कि जैसे हम देख रहे थे कि सोडियम की जब हमने संरचना बनाई थी तो इन पर हमने देखा था कि आवेश जो था वो इस पर -11E +11E और 0, तो कुल मिलाकर आवेश 0 था। इसकी भी जब हमने नाइट्रोजन की संरचना बनाई थी तो इन पर भी हमने देखा था कि आवेश -7E +7E और 0, तो कुल मिलाकर इस पर भी आवेश कितना था 0 था। तो दोनों ही परमाणुओं पर आवेश 0 था। जब हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, एक इस पर पहुंच गया, तो इस पर आवेश आ गया +E और नाइट्रोजन के परमाणु पर आवेश आ गया -E। तो आवेश तो दोनों पे उत्पन्न होगा, इस पर प्लस में और इस पर माइनस में। अगर दोनों का फिर से कुल आवेश कर दिया जाए तो +E और -E फिर से आवेश 0 हो जाएगा। तो क्या हमने इस पर आवेश उत्पन्न किया या नष्ट किया? पहले भी कुल आवेश 0 था, जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो इस पर +E आया और इस पर -E आया, लेकिन दोनों पर कुल मिलाकर आवेश तो 0 ही है। तो ना तो हमने आवेश उत्पन्न किया, यदि उत्पन्न करते तो कुछ आवेश उत्पन्न और एक्स्ट्रा में हो जाता, और ना ही आवेश नष्ट किया। अगर नष्ट करते तो उससे कुछ कम होता आवेश। तो ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। तो यदि पूछा जाए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है,
तो हम बता सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, ये होता है। अब यहाँ पर हम कुछ छड़ देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ हमने जैसे ले ली, तो कोई भी हम पदार्थ लें या कोई भी परमाणु लें, सामान्य अवस्था पर उस पर आवेश 0 होता है, यानी उस पर जितना प्लस में आवेश होता है उतना ही माइनस में आवेश होता है। इस तरह से कुल आवेश उस पर हो जाता है 0। तो यहाँ पर हमने कांच की छड़ दी है, तो अभी तो इस पर आवेश उदासीन होगी। और एक हमने लिया है रेशम का टुकड़ा, तो ये रेशम का टुकड़ा भी कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन जब हम दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े पर पहुंच जाते हैं। तो हमें पता है जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आवेशित, तो इस तरह से कांच की जो छड़ है वो हो जाएगी। रेशम के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इसलिए रेशम का टुकड़ा हो जाएगा ऋणावेशित। इसी तरह से जैसे हम कोई एक आबनूस की छड़ ले लें और बिल्ली की खाल ले लें, ये हो जाती है आबनूस की छड़। और एक हम ले लेते हैं बिल्ली की खाल। जब इन दोनों को हम लेते हैं तो इन दोनों पर तो अब सामान्य अवस्था में उदासीन होगी, लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आबनूस की छड़ पर पहुंच जाते हैं। तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए बिल्ली की खाल जो है वो हो जाएगी धनावेशित। और आबनूस की छड़ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए आबनूस की छड़ जो है वो हो जाएगी ऋणावेशित। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि कोई भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो धनावेशित होती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो किसी भी वस्तु से यदि n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आवेश आएगा उस पर प्लस Ne, और किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन यदि पहुंच जाएंगे तो उस पर आवेश आएगा माइनस Ne, जहाँ पर n होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होगा इकाई आवेश। इसे हम कह सकते हैं सबसे छोटा आवेश या फिर इकाई आवेश। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से हम एक चीज और समझ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यदि हम दो वस्तुएं इस तरह की हैं कि उन पर सजातीय आवेश है। सजातीय का मतलब होता है एक ही प्रकृति का आवेश। उन्हें अगर आपस में लेकर आएं तो उनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। और अगर विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश मतलब अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, उन्हें आपस में लेकर आते हैं तो उनके बीच लगता है आकर्षण बल। जैसे दो प्लस प्लस वाली वस्तुएं हैं तो इन दोनों पर आवेश समान है, तो इन्हें हम कह सकते हैं ये सजातीय आवेश हैं। तो यदि सजातीय आवेश हैं तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि एक प्लस मतलब एक ऐसी वस्तु है जिस पर धनावेश है और एक ऐसी वस्तु है जिस पर ऋणावेश है, तो ये दोनों जो है वो विजातीय आवेश कहे जाएंगे। तो फिर इनके बीच जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। तो सजातीय आवेश अगर होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्लस प्लस वाली ही वस्तु हों, ऐसा भी हो सकता है यदि दोनों माइनस माइनस की हों तब भी सेम प्रकृति वाली हैं तो भी उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल। अब एक चीज हमने जैसे यहाँ पर बताई है कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। लेकिन हमें पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो क्या आपस में रगड़ने से केवल इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं? हाँ, कोई भी वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। क्योंकि हमें पता है, हमने परमाणु संरचना पढ़ी है कि परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है, उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं इसलिए क्या होते हैं कि परमाणु से जल्दी बाहर निकल सकते हैं, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के अंदर मतलब नाभिक में बहुत आकर्षण बल से, बहुत तीव्र आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें परमाणु से बाहर हटाना सुगम नहीं है। इसलिए कोई भी वस्तु को जब आवेशित करना होता है तो उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे हम नाभिक से नहीं हटा सकते हैं। अब यदि हमें मान लो परमाणु दिया जाए और उस परमाणु के नाभिक पर आवेश निकालना हो, तो उस परमाणु के नाभिक पर आवेश निकालने के लिए नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
और न्यूट्रॉन पर आवेश पता है हमें 0 होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस जेड ई। जेड होता है परमाणु का परमाणु क्रमांक, क्योंकि हमें पता है कि नाभिक पर जो आवेश होगा वो केवल प्रोटॉन के कारण होगा, और प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसलिए यहाँ संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक यानी जेड लिख दिया जाएगा। और प्रोटॉन पर आवेश प्लस में होता है, इसलिए नाभिक पर आवेश प्लस में होगा। तो कोई भी परमाणु के अगर नाभिक पर आवेश निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर प्लस जेड ई। सामान्य अवस्था में पूछा जाए परमाणु कैसा होता है तो उदासीन होता है, अर्थात उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। आवेश संरक्षण का नियम, तो ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे हम पीछे समझ रहे थे, हमने दो परमाणु लिए थे, एक सोडियम का लिया था और एक नाइट्रोजन का लिया था। तो इन दोनों पे हम देख रहे थे सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन थे, दोनों पर आवेश 0 था, कुल आवेश भी 0 था। जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर आवेश आया माइनस ही, इस पर प्लस ही, फिर से कुल आवेश देखा जाए तो फिर 0 हो जाएगा। दो निकलेंगे तो -2e प्लस 2e, फिर कुल आवेश देखेंगे तो 0 आया। तो ना हम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं ना ही नष्ट कर रहे हैं, केवल आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? जब भी हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो हम देखते हैं कि वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन निकलेंगे, चार निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश आएगा प्लस ई और माइनस ई, तो हम सीधा ले सकते हैं प्लस माइनस ई। जिससे निकलेगा उस पर प्लस ई, जिस पर पहुंचेगा उस पर माइनस ई। यदि दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस माइनस 2 यानी प्लस 2e और माइनस 2e। इसी तरह से तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस माइनस 3, चार निकलेंगे तो प्लस माइनस 4e। इस तरह से क्या होगा, वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होगा। क्या कभी ऐसा देखा है कि वस्तु को हम आपस में रगड़ें और रगड़ने से आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, या चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, या 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए? इस तरह से वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु को जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से उन पर आवेश निश्चित मात्राओं में ही विभाजित कर सकते हैं, यानी निश्चित संख्याओं के रूप में ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल सकते हैं। आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। तो ये हो जाता है आवेश का क्वांटीकरण। अगर डेफिनेशन इसकी हम बताएं तो इस तरह से बता सकते हैं कि आवेश की सबसे छोटी मात्रा ई होती है। ई जो होता है वो आवेश का सबसे छोटा मान होता है। कोई भी वस्तु से या कोई भी वस्तु पर आवेश को निश्चित मात्राओं में ही विभाजित कर सकते हैं। निश्चित मात्राएं मतलब प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित करने का मतलब है कि जैसे आधा, 1.5, चौथाई, इस तरह का हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से और भी आगे हम समझेंगे। तो एक हेडिंग और है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसे समझने के लिए हम बहुत सी चीज़ें पीछे समझ चुके हैं तो आराम से समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में क्या क्या होता है, बीच में एक भारी भाग होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे हमने सोडियम का परमाणु लिया था तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी और प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी। तो हमें पता है कि परमाणु की बाहरी कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इन पर जो आवेश होता है वो भी बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इन पर जो आवेश होता है वो भी बराबर होता है,
लेकिन इन पर जो आवेश होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण में होता है, प्रोटॉन पर आवेश धन में होता है। तो इन पर आवेश ठीक बराबर और विपरीत प्रकृति का होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन पर हमने आवेश पढ़ा हुआ है, 0 होता है। इस प्रकार पूरा परमाणु उदासीन होता है। अब हमें क्या करना होता है कि अगर कोई वस्तु को आवेशित करना है तो हमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना होता है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। और जब रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं वो वस्तुएं हो जाती हैं धनावेशित, और जिन पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो वस्तुएं हो जाती हैं ऋणावेशित। कोई भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बता चुके हैं हम पहले, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के बहुत अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें नाभिक से हटाना सुगम नहीं है। तो ये था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसकी पूरी डेफिनेशन एक बार पूरी डिटेल में समझेंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और न्यूट्रॉन इन पर आवेश ठीक बराबर और विपरीत प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस प्रकार पूरा परमाणु उदासीन होता है। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ना होता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब एक बार पूरा डिटेल में जितना हमने समझाया उसे जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे। सबसे पहले किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर आवेश आता है माइनस प्लस एन। किसी वस्तु से यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन पर आवेश आता है प्लस एन, और किसी वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो उन पर आवेश आता है माइनस एन। एन इलेक्ट्रॉन संख्या है, ई इकाई आवेश है। इस ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एन इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। आवेश का यदि मात्रक कहा जाए तो मात्रक आवेश का कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि एक प्रोटॉन पर आवेश की बात की जाए तो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक न्यूट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, या कह सकते हैं उदासीन। सामान्य अवस्था में परमाणु पूछा जाए तो सामान्य अवस्था में परमाणु होता है उदासीन। यदि सजातीय आवेश हैं तो सजातीय अगर आवेश है, सजातीय आवेश का मतलब होता है दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों वस्तुएं माइनस माइनस की हों, तो उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि विजातीय आवेश है, मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर विजातीय आवेश है, मतलब एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है, तो उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। कोई भी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हटाना सुगम नहीं होता है। किसी परमाणु के नाभिक पर आवेश निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q + Ze। वहां पर यहाँ पर Z जो होता है वो परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हमने लिख दिया सोडियम का परमाणु 11 Na23, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है। आवेश संरक्षण का नियम पूछें तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश की न्यूनतम मात्रा ई होती है। कोई भी वस्तु को यदि हम आवेश देंगे तो निश्चित मात्राओं में दे सकते हैं, +-E, +-2E, +-3E। इसे हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति का होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं पूरा परमाणु उदासीन होता है।
जब भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो हम एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, वो धनावेशित हो जाती है, और जिस पर पहुंच जाती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं।